नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में आमेर राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने आमेर के प्रारंभिक शासक थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आमेर राज्य के प्रारंभिक इतिहास में हमने जो राजा थे भारमल, उसके पश्चात उनसे पहले दुर्ले राय जो कछवाहा वंश का संस्थापक होता है। इसके अलावा उसके पश्चात जो बड़े राजा थे उनमें कोकिलदेव, उसके पश्चात पृथ्वीराज कछवाहा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में भारमल, उसके बाद में भगवंत दास के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी थी। आज हम आमेर राज्य का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम मानसिंह प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानसिंह प्रथम इनका शासनकाल 1589 से लेकर 1614। आमेर के आज के हमारे जो शासक रहेंगे वो मानसिंह प्रथम रहेंगे। मानसिंह प्रथम का शासनकाल हम देखेंगे दोस्तों। इनका सबसे पहले हम देखते हैं जन्म 6 दिसंबर 1550 ईस्वी को मौजमाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? मौजमाबाद में हुआ। और ये 12 वर्ष की आयु में मुगल दरबार में चले गए। बारह वर्ष यानी मात्र जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तभी अपने पिता के साथ इनके दादाजी ने इनको मुगल दरबार में हमेशा के लिए अकबर के संरक्षण में छोड़ दिया था। तो 1550 में जन्म हुआ, 12 वर्ष की आयु में ही ये मुगल दरबार के अंदर मुगलों की सेवा में चले गए और आजीवन मुगलों की सेवा की। आजीवन यानी जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा में सेवारत रहे। आजीवन मुगलों की क्या की? सेवा की। और मानसिंह प्रथम इन्होंने अकबर और जहांगीर के साथ में कार्य किया। अकबर और जहांगीर के साथ कार्य किया। अकबर और जहांगीर के साथ में इन्होंने मुगल दरबार में सेवा की। जब इनका शासनकाल था भारतवर्ष में अकबर और जहांगीर का, तो हमारे आमेर में राजा थे कौन? मानसिंह प्रथम। उसके बाद में हम मानसिंह प्रथम के बारे में जो सबसे पहले जानकारी है वो ये है कि अकबर ने इनको राजा और इसके अलावा फरजंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? फरजंद की उपाधि। अकबर ने इनको किसकी उपाधि दी? फरजंद की। इसका मतलब होता है दत्तक पुत्र। अकबर ने फरजंद की उपाधि रहीम को भी दी थी मुगल दरबार में, और इसके अलावा मानसिंह जो हमारे जयपुर के राजा थे इनको भी इन्होंने राजा और फरजंद की उपाधि से नवाजा था। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। 12 वर्ष की आयु में मुगल दरबार में चले गए। जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा में रहे। आपको पता है 12 वर्ष की आयु में जब 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह किसके साथ में? अकबर के साथ में किया था। तो उस समय मानसिंह और इनके पिताजी भगवंत दास को भी जोधाबाई के साथ में मुगल दरबार में अकबर के संरक्षण में छोड़ दिया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि मात्र 12 वर्ष की आयु में ही मानसिंह प्रथम को जब अकबर के सामने ले जाया गया तो मानसिंह काफ़ी, कहने का मतलब थोड़े शक्ल से कुरूप और बेडौल लगते थे। तो अकबर ने इनको पूछा कि खुदा के यहाँ जब इबादत बढ़ रही थी, नूर बढ़ रहा था, तो आप कहाँ चले गए थे मानसिंह? अकबर ने इनको कहा। तो प्रत्युत्तर में मानसिंह ने अकबर को कहा कि खुदा के यहाँ जब नूर बढ़ रहा था तो मैं खुदा की इबादत में चला गया था। तो 12 वर्ष के आयु के एक बालक की इस प्रकार की बातें सुनकर अकबर काफ़ी
कहने का मतलब इससे प्रभावित हुआ और हमेशा हमेशा के लिए इसको मुगल दरबार में रखा और इसको किसकी उपाधि दे दी? फरजंद की उपाधि दी। उसके पश्चात अकबर के नवरत्नों में से एक थे, नवरत्न थे, नवरत्न, उसमें से एक माने जाते हैं राजा मानसिंह, आमेर के शासक। इनको फरजंद की उपाधि दी गई और इसके अलावा इन्हें अकबर ने 7,000 की मनसबदारी, 7,000 की क्या दी? मनसबदारी। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में 7,000 की मनसबदारी मुगलों ने सर्वाधिक जो दी थी वो राजा मानसिंह को ही दी थी। मुगल दरबार में मुगलों के अलावा अगर किसी अन्य राजा को मनसबदारी दी गई तो वो सबसे ज़्यादा 7,000 की राजा मानसिंह को ही दी गई थी, यानी राजपूतों में किसी अन्य को नहीं, किसी अन्य शासक को नहीं, राजपूतों में किसी अन्य शासक को इतनी मनसबदारी नहीं दी गई थी। ठीक है, केवल 7,000 की जो मनसबदारी थी केवल मिर्जा अजीज कोका को दी गई। तो ये मुगल था, मुगलों में केवल मिर्जा अजीज कोका को दी गई। राजपूतों में केवल 7,000 की मनसबदारी प्राप्त करने वाला जो शासक था वो कौन था? राजा मानसिंह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने इन्हें कितनी की मनसबदारी दी थी? 7,000 की मनसबदारी दी और इसके अलावा इन्हें काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी दी। काबुल, बिहार और बंगाल की अकबर ने मानसिंह को क्या दी? सूबेदारी दी। और इतिहास में कहा जाता है कि बंगाल की इनको जो सूबेदारी मिली थी वो कितनी बार मिली थी? 3 बार। ठीक है, बंगाल की सूबेदारी कितनी बार दी गई? 3 बार दी गई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ये बात भी इतिहास में ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इनका जो प्रथम अभियान था, प्रथम सैनिक अभियान, मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान था रणथंभौर। 1569 की बात है और ये कहाँ का था? रणथंभौर का। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था? तो 1569 में रणथंभौर, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में रणथंभौर का शासक था सुरजन सिंह हाड़ा। रणथंभौर के शासक सुरजन सिंह हाड़ा को अकबर से संधि हेतु बाध्य किया। तो ये भी ध्यान रखना है, मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था? रणथंभौर, वर्ष 1569। और उस समय रणथंभौर का जो शासक था सुरजन सिंह हाड़ा, उसको अकबर से संधि हेतु बाध्य किया। किसने? राजा मानसिंह ने। तो ये बातें भी मानसिंह के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए अकबर द्वारा भेजे गए दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व है। किसने किया? तो मानसिंह ने। और ये बात है कब की? जून 1573 की।
अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के उद्देश्य से 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उन 4 शिष्टमंडलों में दूसरे शिष्टमंडल की अगुवाई की, नेतृत्व किया किसने? आमेर के शासक मानसिंह ने। और ये कब की बात है? जून 1573 की। लेकिन ये प्रयास क्या रहा? असफल रहा। और ऐसा कहा जाता है मानसिंह की जो मुलाकात थी, मुलाकात कहाँ हुई? तो ये उदय सागर झील के किनारे, उदय सागर झील के किनारे, उदय सागर झील के किनारे इस बात की जो जानकारी मिलती है, ये मिलती है अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली में इस बात की जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई थी। इसका जो लेखक है वो रणछोड़ भट्ट है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई और ये जानकारी देता है अमर काव्य वंशावली का लेखक रणछोड़ भट्ट। और यहाँ कहा जाता है कि मानसिंह ने महाराणा प्रताप से मुलाकात की तो यहाँ पर मानसिंह का अपमान हुआ और उसी अपमान का बदला लेने के लिए फिर मानसिंह ने एक अकबर से कहकर एक युद्ध की व्यूह रचना तैयार की और वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। और ये बात है 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और इसके अलावा महाराणा प्रताप। तो इधर अकबर के जो सेनापति थे, सेनापति कौन थे? तो ये थे मानसिंह। यानी अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में एक युद्ध की व्यूह रचना अकबर के साथ मिलकर तैयार की और अकबर ने अपना सेनापति बनाया किसको? मानसिंह को। कौन से युद्ध के लिए? हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। और इसमें कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख उद्देश्य रखा गया महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। और इस कार्य में मानसिंह क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक है, प्रताप को बंदी बनाने में मानसिंह क्या रहा? असफल रहा। और ऐसा कहा जाता है कि जब लौटकर मानसिंह और आसफ खां अकबर के पास में गए अजमेर, तो अकबर ने मानसिंह से मिलने से मना कर दिया। मिलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और जो मनसब थी, मनसब में क्या कर दी? कटौती कर दी। मनसब में 2000 की क्या कर दी? कटौती कर दी। बाकी बातें हम हल्दी घाटी के युद्ध में जब हमने महाराणा प्रताप पढ़ा था तो उसमें हल्दी घाटी युद्ध की समस्त बातें प्राप्त जान ली थी या उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो इतना ही ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर से कहकर किसने तैयार करवाई? मानसिंह ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में, 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। अकबर का सेनापति मानसिंह था, महाराणा प्रताप का हकीम खां सूर था और इसके अलावा भील सेनापति पुंजा जी भी थे। और यहाँ पर कहा जाता है कि व्यूह रचना अकबर ने कहाँ पर बनाई थी? मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। इसके पश्चात जो हल्दी घाटी युद्ध का जो उद्देश्य था प्रमुख रूप से अकबर का, वो ये था कि महाराणा प्रताप को क्या बनाया जाए? बंदी बनाया जाए। इस कार्य में मानसिंह क्या रहा? असफल रहा। और उसके पश्चात जब कहा जाता है कि मानसिंह लौटकर युद्ध के पश्चात अजमेर गया तो मानसिंह से मिलने से मना कर दिया किसने? अकबर ने। और
अकबर की 2000 की जो मनसब थी उसमें क्या कर दी, कटौती कर दी, क्योंकि ये कुल 7000 का क्या था, मनसबदार था। तो ये बातें भी आपको यहाँ पर मानसिंह के कार्यकाल में ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में आगे घटनाक्रम आता है। मैंने आपको बताया था कि काबुल, इसके अलावा बिहार और बंगाल की सूबेदारी अकबर ने इसको दी, और बंगाल की सूबेदारी इसको 3 बार मिली थी। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की जो बात है वो ये है, 1581 में मिर्जा हाकिम को परास्त कर काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर क्या किया, अधिकार, यानी मिर्जा हाकिम को परास्त कर दिया और काबुल पर क्या किया, इसने अधिकार कर लिया। किसने, मानसिंह ने। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है 1587 में बिहार का सूबेदार, बिहार की क्या मिली, सूबेदारी मिली। 7 साल कहा जाता है कि 7 वर्ष तक बिहार का सूबेदार रहा मानसिंह, और बिहार की सूबेदारी के दौरान ही इन्होंने बिहार में एक नगर बसाया, मानपुर नगर बसाया। और इसके अलावा बिहार में जब 7 वर्ष तक ये बिहार का सूबेदार रहा तो इन्होंने पटना में शंकर भवानी का मंदिर बनाया, शंकर भवानी मंदिर बनाया। इसके अलावा गया, जो बिहार में ही पड़ता है, गया में महादेव का मंदिर बनाया, महादेव का मंदिर बनवाया। और इसके अलावा जब ये बिहार का सूबेदार था तो वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनाया। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे बिहार की सूबेदारी के दौरान ही बनाए गए थे। 1587 में बिहार की सूबेदारी मिली, मानपुर नगर बसाया, कहाँ पर, बिहार में। पटना में शंकर भवानी का मंदिर बनाया, गया में महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, और वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर मानसिंह ने ही निर्मित करवाया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शासनकाल की अगली चरण की बात आती है 1589 में पिता की मृत्यु का समाचार मिला, बिहार में ही था, पटना में। पिता की मृत्यु का क्या मिला, समाचार मिला। पिता की मृत्यु का जब समाचार मिला तो बिहार में थे, और 1589 में जब पिता की मृत्यु का समाचार मिला कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, कहाँ पर, लाहौर में, तो इन्होंने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया। पटना में क्या करवाया, राज्याभिषेक, यानी आमेर का राजा अपने आप को घोषित कर दिया। यहाँ पर इनका राज तिलक किया गया, पटना में राज्याभिषेक हुआ। और उसके पश्चात विधिवत राज्याभिषेक ये कहाँ हुआ, ये 1590 में हुआ, आमेर में। विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आमेर में हुआ। ठीक है। और उसके पश्चात इन्होंने आमेर का 24 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 24 वर्षों तक शासन किया। 24 वर्षों तक आमेर का शासन किया। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही आगे जाकर आपको पता है ये उड़ीसा 1590 की बात है। उड़ीसा के नवाब, उड़ीसा के नवाब कहा जाता है, उसका नाम था कितलू खां और उसका पुत्र था नासिर खां। तो उड़ीसा के नवाब कितलू खां और उसके पुत्र नासिर खां से इसने क्या की, संधि की और उसे अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। कब की बात है, 1590 में। इसके अलावा लाहौर के सूबेदार भी रहे,
लाहौर के क्या रहे? सूबेदार, लाहौर के सूबेदार रहे। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल की सूबेदारी के दौरान, बंगाल की सूबेदारी के दौरान इन्होंने एक नगर बसाया, नाम था अकबर नगर, अकबर नगर बसाया, ठीक है। और बंगाल को अकबर की नई राजधानी बनाया, किसको? अकबर नगर को बंगाल की नई राजधानी, या कह सकते हैं अकबर की नई राजधानी बंगाल में किसको बनाया? अकबर नगर को। और ये अकबर नगर भी किसने बसाया? तो मानसिंह ने बसाया था, ठीक है। तो ये राजधानी भी ध्यान रखेंगे, इसको राजमहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो शासनकाल के दौरान आगे मानसिंह के आएंगी। कुछ और बातों की तरफ हम करते हैं रुक। तो बेराट के पंचमहलों का निर्माण करवाया, बेराट के पंचमहलों का निर्माण करवाया। बेराट के पंचमहलों का निर्माण किसने करवाया? तो ये राजा मानसिंह ने करवाया था। इसके अलावा आमेर के किले का निर्माण करवाया, आमेर का किला निर्मित करवाया। इसके अलावा 1592 में आमेर के महलों का निर्माण करवाया। बेराट के पंचमहलों का निर्माण करवाया, आमेर का किला बनवाया, 1592 में आमेर के महलों का निर्माण करवाया। और इसके अलावा 1604 ईस्वी की बात है, 1604 में बंगाल के शासक या राजा केदार और लक्ष्मी नारायण को हराकर लक्ष्मी नारायण को हराकर अष्टभुजी शिला देवी की मूर्ति लेकर आया। अष्टभुजी शिला देवी की मूर्ति लाकर आमेर के महलों में स्थापित की। तो ये बात भी ध्यान में रखें। 1604 ईस्वी में बंगाल के शासक केदार और लक्ष्मी नारायण इनको पराजित किया और उनसे अष्टभुजी शिला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित की। ये जो शिला देवी है ये आमेर के शासकों की इष्ट देवी है। आमेर के या जयपुर के शासकों की इष्ट देवी। और कहा जाता है कि इन देवी को नरबली दी जाती है और 2.5 प्याले शराब 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। वर्तमान में ये जो प्रक्रिया है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, तो ये प्रक्रिया क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई है। तो 1604 ईस्वी में बंगाल के शासक केदार और लक्ष्मी नारायण को पराजित किया, वहां से अष्टभुजी शिला देवी की मूर्ति लेकर आए, आमेर में स्थापित की और आमेर के शासकों की इष्ट देवी कौन सी बन गई? शिला देवी, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो शिला देवी हैं इनको नरबली और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। वर्तमान में इनको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। इसके अलावा पुष्कर में मानमहल, पुष्कर में मानसिंह ने क्या बनाया? मानमहल का निर्माण करवाया। और इसके अलावा इनकी जो पत्नी थी, पत्नी
कनकावती ने पत्नी कनकावती ने 1599 ईस्वी में, इनकी पत्नी कनकावती ने 1599 में अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में किसने बनवाया? मानसिंह की पत्नी कनकावती ने 1599 ईस्वी में अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और ऐसा कहा जाता है कि इस जगत शिरोमणि मंदिर में श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है, श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है, श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। श्री कृष्ण की वही प्रतिमा काले रंग की, तो जो आमेर में मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, उसमें श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई कहाँ करती थी? चित्तौड़ में करती थी। और ये प्रतिमा कैसे रंग की है? काले रंग की है। किसकी? श्री कृष्ण की। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि मानसिंह अपने शासनकाल के दौरान ही लाहौर से ब्लू पॉटरी कहाँ लेकर आए? आमेर लेकर आए। तो लाहौर से ब्लू पॉटरी जो कला है वो आमेर कौन लेकर आया? मानसिंह लेकर आए। ठीक है। और ब्लू पॉटरी का जो स्वर्णकाल कहलाता है, तो ये तो आपको पता ही है, आगे हम पढ़ेंगे। राम सिंह द्वितीय का काल, राम सिंह सेकंड का काल। और ब्लू पॉटरी के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, ये मऊ सीकर के रहने वाले हैं, कृपाल सिंह शेखावत। तो ये भी ध्यान रखना है, लाहौर से ब्लू पॉटरी कला राजस्थान में राजपुताने में या आमेर में कौन लेकर आए? राजा मानसिंह लेकर आए। ब्लू पॉटरी का स्वर्णकाल किस शासक का काल कहलाता है? तो मानसिंह का काल कहलाता है। और इस राम सिंह द्वितीय का काल कहलाता है। और ब्लू पॉटरी की ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो कृपाल सिंह शेखावत रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित रहे हैं। और इसके अलावा राजस्थान के सीकर जिले के मऊ जो गांव है वहाँ के रहने वाले। इसके अलावा और बात करते हैं तो इनके जो दरबारी विद्वान थे, तो दरबारी कौन कौन थे? तो दरबारी में हम बात करते हैं मुरारीदान, इन्होंने रचना लिखी मान प्रकाश। कौन सी रचना लिखी? मान प्रकाश। इसके अलावा जगन्नाथ ने लिखी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली।
मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, यानी दरबारी थे मुरारीदान, इन्होंने पुस्तक लिखी मान प्रकाश, जगन्नाथ ने लिखी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। इसके अलावा और भी थे हरिनाथ, सुंदरदास, हाया बारहट, इसके अलावा एक थे दलपति राज, इन्होंने रचना भी लिखी थी पत्र प्रशस्ति, पत्र प्रशस्ति। इसके अलावा पवन पश्चिम, इसके अलावा मुख्य जो दरबारी साहित्यकार था, दरबारी साहित्यकार पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल, दरबारी साहित्यकार पुंडरीक विठल ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? तो रागमाला, रागमंजरी, रागमाला, इसके अलावा रागमंजरी, इसके अलावा राग चंद्रोदय, और इसके अलावा नर्तन निर्णय, धुनी प्रकाश। ग्रंथों की क्या की? रचना की। ये इम्पोर्टेंट है। नीचे वाले दरबारी जो मैंने बताए हैं काफ़ी आपकी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर वाली चीज़ें तो आपने बेसिकली ज़्यादातर पढ़ी होंगी। मानसिंह के दरबारी मुरारीदान ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की, पंडित जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। इसके अलावा हरिनाथ, सुंदरदास, हाया बारहट अन्य दरबारी थे। दलपति राज, इन्होंने पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम की रचना की। इसके अलावा जो मानसिंह के प्रसिद्ध दरबारी साहित्यकार थे वो थे पुंडरीक विठल, और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? तो रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, और इसके अलावा धुनी प्रकाश आदि सारे ग्रंथों की रचना मानसिंह के काल में ही दरबारी साहित्यकार पुंडरीक विठल के द्वारा की गई थी। उसके पश्चात आगे फिर मानसिंह अहमदनगर के, यानी ये दक्षिण की तरफ गया था, दक्षिण विजयों की तरफ। कहाँ गया? दक्षिण विजयों की तरफ गया था। दक्षिण विजयों के लिए गया तो ये अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर, इसके ऊपर आक्रमण किया लेकिन कोई सहायता या कोई सफलता नहीं मिली। इसे कोई सफलता नहीं मिली और अंत में इनकी जो मृत्यु होती है, मानसिंह की मृत्यु, वो कब होती है? तो ये 6 जुलाई 1614 ईस्वी को कहाँ होती है? एलिचपुर, महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार मानसिंह का काल हम वापस पढ़ लेते हैं। काफ़ी लंबा घटनाक्रम है दोस्तों, आसानी से समझ में आएगा नहीं। यह है आमेर राज्य का इतिहास, हम पढ़ रहे थे। आमेर राज्य का इतिहास में आज हम मानसिंह प्रथम के बारे में जानकारी देख रहे थे। 1589 से 1614 इनका कार्यकाल रहा। इनका जन्म मौजमाबाद में हुआ 1550 ईस्वी में, और मात्र 12 वर्ष की आयु में मुगल दरबार में चले गए और आजीवन मुगलों की सेवा की। 12 वर्ष की आयु में जब इनको अकबर के सामने ले जाया गया, पहली बार अकबर से मुखातिब हुए, तो अकबर ने इनके बेडोल कुरूप शरीर को देखकर कहा कि मानसिंह, जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तो आप कहाँ चले गए थे?
तो मान सिंह ने सटीक जवाब दिया कि खुदा के यहाँ जब नूर बट रहा था तो मैं खुदा की इबादत में चला गया था। ये सुनकर अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे मुगल दरबार में प्रमुख स्तंभ के साथ में स्थान दिया। अकबर जहांगीर के साथ में इन्होंने कार्य किया और अकबर ने इनको राजा और फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का अर्थ होता है दत्तक पुत्र। इसके अलावा अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं मान सिंह। अकबर ने इनको 7,000 की मनसबदारी से नवाजा। राजपूतों में किसी अन्य शासक को 7,000 की मनसबदारी प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, मुगलों में केवल मिर्जा अजीज कोका था, उसके पास में 7,000 की मनसबदारी थी। अकबर ने इनको काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया। बंगाल की सूबेदारी इनको 3 बार मिली। इनका पहला सैनिक अभियान 1569 में रणथंभौर का रहता है, जहां रणथंभौर के शासक सुरजन सिंह हाड़ा को संधि करने हेतु बाध्य करते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करवाते हैं। और उसके पश्चात महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उसमें दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व मान सिंह जी ने ही किया था। और ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह 3 जून 1573 को जब डूंगरपुर अभियान से वापस लौट रहा था तो उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम से हुई थी। ये जानकारी देता है अमर काव्य वंशावली में लेखक रणछोड़ भट्ट। और ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह का यहाँ पर क्या हुआ, अपमान हुआ और उस अपमान का आगे जाकर फिर नतीजा होगा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। 21 जून इसकी डेट मानता है गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के प्रमुख सेनापति के रूप में मान सिंह लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहने के कारण मान सिंह से मिलने से मना कर देता है अकबर जब ये अजमेर लौटते हैं तब, और इनकी मनसब में कटौती कर दी जाती है। 1581 में मिर्जा हाकिम को परास्त करके काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर अकबर का झंडा फहराया मान सिंह ने। 1587 में बिहार की सूबेदारी मिली इनको। 7 वर्ष तक बिहार के सूबेदार रहे और इस दौरान इन्होंने बिहार में मानपुर नगर बसाया, पटना में शंकर भवानी का मंदिर बनाया, गया में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बनवाया। और 1589 में पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है लाहौर में, तो पटना में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। लेकिन विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ 1590 में वो आमेर में हुआ और अगले 24 वर्षों तक ये आमेर के क्या रहे, शासक। उड़ीसा के नवाब कितलू खां और नासिर खां को संधि हेतु बाध्य किया। 1590 में लाहौर की सूबेदारी भी इन्हें मिली। और जब ये बंगाल की 3 बार इनको सूबेदारी मिली थी तो बंगाल में इन्होंने अकबर नगर, जो राजमहल के नाम से जाना जाता था, वो नगर बसाया, अकबर की राजधानी स्थापित की। बैराट में 5 महलों का निर्माण करवाया, आमेर का किला बनाया, आमेर के महलों का निर्माण करवाया। बंगाल के शासक केदार लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और उनके पास से अष्टभुजी शिला देवी की मूर्ति लेकर आमेर में स्थापित करवाई। और ये जो शिला देवी है आमेर के शासकों की इष्ट देवी कहलाती हैं। यहाँ नरबली और ढाई पहले शराब चढ़ाई जाती थी जो वर्तमान में बंद है। पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया। इनकी पत्नी कनकावती ने 1599 में अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और इस जगत शिरोमणि मंदिर में श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है काले रंग की, जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करते थे। लाहौर से ब्लू पोट्री कला आमेर लेकर आए और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कृपाल सिंह शेखावत हैं। ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय का काल कहलाएगा। और इनके दरबारी विद्वान रहे मुरारीदान, इम्पोर्टेंट है। मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी। इसके अलावा हरिनाथ सुंदरदास हाया बारहट, इनका नाम भी ध्यान रख लेंगे। दलपति राज ने पत्र प्रशस्ति पवन पश्चिम ग्रंथों की रचना की। प्रसिद्ध साहित्यकार था पुंडरीक विठल, इन्होंने 3-4 ग्रंथ लिखे, ध्यान रखेंगे। रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, ध्वनि प्रकाश। और मान सिंह फिर 1614 ईस्वी के आसपास दक्षिण विजयों की तरफ गया था। वहाँ पर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इसकी किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली थी। ठीक है। और 1614 में एलिचपुर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आगे मान सिंह की मृत्यु के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे भाव सिंह। कौन बनेंगे? भाव सिंह। तो इनकी निसंतान मृत्यु हुई 1614 से 1621। और भाव सिंह के बाद में जो अगले शासक बनेंगे वो बनेंगे मिर्जा राजा जय सिंह, या जय सिंह प्रथम भी कह सकते हैं।
मिर्जा राजा जयसिंह, और इनका शासनकाल रहेगा 1621 से 1667। ये मानसिंह प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। तो आप कह सकते हैं सर्वाधिक 46 वर्ष तक, कितने साल तक? 46 साल तक, 46 वर्षों तक शासन किया, 46 वर्षों तक शासन किया। और इन्होंने, मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों कौन कौन थे? तो एक जहांगीर हो जाएंगे, एक शाहजहां हो जाएंगे, और एक औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ में कार्य किया, इनकी सेवा की, ये ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया? तो 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह की अगली बात आती है, तो इनका कार्यकाल देखते हैं। 1623 में अहमदनगर, इनको जहांगीर ने भेजा। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध जहांगीर ने इनको 1623 में किसके खिलाफ भेजा? अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा इनको। उसके बाद में 1627 में शाहजहां, जब जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी, तो 1627 में शाहजहां इसको 4000 का मनसब देता है, 4000 का मनसबदार या मनसब दिया। मनसब देकर जाटों का दमन करने भेजा, जाटों के विद्रोह का दमन करने के लिए 1627 में भेजा। उसके बाद में इब्राहिम खाने जहां लोधी के विरुद्ध भेजा। उसके बाद में 1634 में शाहजहां के पुत्र थे शुजा के नेतृत्व में परेंडा का घेरा आरंभ किया, परेंडा का घेरा डाला शाहजी के विरुद्ध। और इसके अलावा शाहजहां का विशेष कृपा पात्र बन गया। कहा जाता है कि इनकी मनसब में फिर 1000 की वर्दी कर दी गई। जब परेंडा का घेरा डाला गया तो शुजा के नेतृत्व में विशेष वीरता का या पराक्रम का परिचय दिया। 1636 में फिर शाहजहां के बीजापुर और गोलकुंडा जो अभियान थे, शाहजहां के बीजापुर और गोलकुंडा अभियानों में हरावल ने सेना का नेतृत्व किया। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा पर जो आक्रमण किया था, अभियान किए थे, उसमें हरावल सेना का नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। और उसके पश्चात 1637 में शुजा के साथ में इनको कंधार काबुल अभियान पर भेजा। कंधार या कह सकते हैं काबुल अभियान पर भेजा। कंधार या काबुल अभियान पर भेजा। और इस अभियान पर जाते समय इनको शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी? मिर्जा राजा की उपाधि। मिर्जा राजा की क्या दी? उपाधि दी। ठीक है, मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो ध्यान रखेंगे शाहजहां ने। कंधार काबुल अभियान पर भेजा 1637 ईस्वी में, और मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया शाहजहां ने जयसिंह को। तो नाम पड़ गया इनका क्या? मिर्जा राजा जयसिंह। आपको पता है फिर
1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध शाहजहां के पुत्रों में हुआ था। ये 1658 की बात है। कब की बात है? 1658 में। तो धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह है जो बड़ा पुत्र था शाहजहां का, और औरंगजेब छोटा था, इनके बीच में हुआ। मुगल उत्तराधिकार धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब की जो लड़ाई हुई, इसमें औरंगजेब क्या हो गया? विजयी हुआ था। ठीक है। और मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका साथ दिया? मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा शिकोह। तो ये ध्यान रखेंगे, दारा शिकोह का साथ दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। लेकिन मुगल उत्तराधिकार जो धर्मत का युद्ध था, धर्मत मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन में, 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ, और दारा शिकोह का साथ दिया मिर्जा राजा जयसिंह ने। लेकिन इस युद्ध में विजयी कौन हो गया? औरंगजेब विजयी हो गया। ठीक है। औरंगजेब विजयी हुआ। तो औरंगजेब विजयी होने के पश्चात अब आपको पता है कि धीरे धीरे मुगल उत्तराधिकार 5 युद्ध हुए थे। बहादुरपुर का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, इसके अलावा खजवा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, दोराई का युद्ध। तो दोराई के युद्ध में तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद कर लिया था, अलवर के कांकरबाड़ी किले में रखा, वहाँ पर उसकी हत्या करवा दी और उसके पश्चात भारतवर्ष का सम्राट बन गया था। तो यहाँ कहा जाता है कि जब धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हो गया तो मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से मिला। कहाँ पर मिला? तो ये मिला मथुरा में, और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं आपके संरक्षण में रहूँगा। और ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर के जसवंत सिंह ने इनको मिलाया था। औरंगजेब से किसने मिलाया? जोधपुर के जसवंत सिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिलाया था। और उसके पश्चात मथुरा में इनकी मुलाकात औरंगजेब से हुई, और फिर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठा शिवाजी के विरुद्ध एक मजबूत सेना गठन करने की जिम्मेदारी दी कि मराठा शिवाजी के विरुद्ध क्या करें? एक मजबूत सेना का गठन करें। ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने लगभग 44,000 की सेना शिवाजी के विरुद्ध तैयार कर ली थी। ठीक है। और उसके पश्चात एक होगी पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि ये हुई थी किस किस के बीच में? तो पुरंदर की संधि हुई मराठा शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई? तो ये 11 जून 1665। 22 जून भी कई बुक्स में मिलेगा आपको, लेकिन 11 जून एग्जैक्ट है। पुरंदर की संधि मराठा शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। और इस संधि में विदेशी यात्री, जब ये संधि हुई तो विदेशी यात्री मनुची उपस्थित था। कौन उपस्थित था? मनुची। इस संधि के समय उपस्थित व्यक्ति कौन था? विदेशी यात्री मनुची उपस्थित था। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई, और पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले, मुगलों को कितने किले? 23 किले सौंप दिए। मुगलों को 23 किले सौंप दिए,
और तय हुआ कि मराठा शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे और उन्हें 5000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है। और कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर मराठा शिवाजी फिर आगरा के दीवाने खास में उपस्थित हुए। आगरा के दीवाने खास में क्या हुए? उपस्थित हुए। उसके बाद में आपको पता है कि आगरा के दीवाने खास से फिर निकलकर अपने घोड़े को लेकर भाग भी निकले थे, फिर ये हाथ भी नहीं आए। तो इस प्रकार से पुरंदर की संधि के बारे में ध्यान रखेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के बीच में 1665 में 11 जून 22 जून दोनों ही ध्यान रख लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर कर देंगे। मुख्य रूप से 11 जून ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मुगलों को 23 किले सौंप दिए शिवाजी ने और मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर आगरा के दीवाने खास में उपस्थित हुए कौन? शिवाजी। इसके बाद में जयसिंह ने मिर्जा राजा, ध्यान रखेंगे जयसिंह आगे भी आएंगे शासक, मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आमेर के किस शासक ने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसको चिल्ला का टीला कहा जाता है, चिल्ला का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाले मिर्जा राजा जयसिंह थे। उसके बाद में आगे जो बात आती है प्रमुख दरबारी विद्वान। तो ये दरबारी विद्वान कौन थे? तो ये दरबारी विद्वान ध्यान रखेंगे, एक थे बिहारी, इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। हिंदी के प्रख्यात कवि थे बिहारी, वो इनके दरबारी थे और इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। और बिहारी के भांजे थे कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र ने 52 किताबें लिखी, 52 पुस्तकें लिखी और इन 52 पुस्तकों में मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। एक और था राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा। और उसके बाद में इनकी हो जाती है मृत्यु। और ये मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु ध्यान रखेंगे 1667 में। ये हुई बुरहानपुर, ये आजकल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूँ फटाफट में। मिर्जा राजा जयसिंह का काल 1621 से 1667 तक रहेगा। मुगलों में सबसे ज़्यादा 46 वर्ष तक शासन करने वाले शासक रहे। 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के साथ में काम किया। जहांगीर ने इनको अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1627 में 4000 का मनसब दिया और जाटों का दमन करने के लिए भेजा। 1631 में इब्राहिम खानेजहां लोधी के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु भी इनको ही भेजा गया। 1634 में शुजा के नेतृत्व में शाहजी के विरुद्ध परेंडा का घेरा डाला तो शाहजहां अति प्रसन्न हुए। इनके जो मनसब था उसमें 1000 की वर्दी कर दी। 1636 में शाहजहां के बीजापुर और गोलकुंडा अभियानों में हरावल सेना का नेतृत्व किया और 1637 में कंधार काबुल अभियान पर इनको भेजा गया शाहजहां के द्वारा पुत्र शुजा के साथ में और मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। मुगल उत्तराधिकार धर्मत के युद्ध में इन्होंने दारा सिकों का साथ दिया लेकिन औरंगजेब विजयी हो गया। जोधपुर के जसवंत सिंह ने इनको मथुरा में औरंगजेब से मिलाया और अपनी स्वामी भक्ति किसको समर्पित कर दी? औरंगजेब को समर्पित कर दी। फिर औरंगजेब ने जयसिंह को मराठा शिवाजी का दमन करने के लिए एक मजबूत सेना का गठन करने की जिम्मेदारी दी और इन्होंने कहा जाता है कि 44,000 की सेना का गठन किया और अंत में फिर पुरंदर की संधि हुई मराठा शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में 11 जून 1665 को। इसमें विदेशी यात्री मनुची उपस्थित था और मराठा शिवाजी ने मुगलों को 23 के लिए संधि के अंतर्गत सौंप दिए और आगरा के दीवाने खास में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी उपस्थित हुआ।
मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर जयपुर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको चिल्ला का टीला भी कहा जाता है। दरबारी विद्वान बिहारी, जिन्होंने हिंदी के प्रख्यात कवि माने जाते हैं बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। इनके भांजे थे कुलपति मिश्र, जिन्होंने 52 पुस्तकें लिखी, जिनमें मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। रामकवि ने जयसिंह चरित्र लिखा और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई 1667 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे कौन? राम सिंह प्रथम। राम सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम के बारे में कोई विशेष जानकारी इतिहास में मिलती नहीं है। 1667 से 1682 शासनकाल रहेगा और इनके शासनकाल में जो कुलपति मिश्र था, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य, कौन सी रचना लिखी? रस रहस्य। इसके अलावा आगे दलपति राज ने चगता पातशाही, शंकर भट्ट ने वेद विनोद संहिता लिखी और गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व, ये सारी रचनाएं लिखी। ये विद्वानों के नाम ध्यान रख लेंगे और कोई विशेष बातें राम सिंह प्रथम के बारे में इतिहास में जानने को नहीं मिलती हैं। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा, दलपति राज ने चगता पातशाही ग्रंथ की रचना की, शंकर भट्ट ने वेद विनोद संहिता लिखी और गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व लिखा। राम सिंह प्रथम के बाद में आगे जो आमेर के शासक बनते हैं वो बिशन सिंह, विष्णु सिंह भी इनका इतिहास में नाम मिलता है, विष्णु सिंह। और ये 1682 से लेकर 1699 तक इनका शासनकाल रहेगा। बिशन सिंह या विष्णु सिंह के बारे में कहा जाता है कि आमेर के प्रथम शासक, जयपुर के प्रथम शासक, जिन्होंने आमेर के किले की सैन्य किलेबंदी की। तो जयपुर का प्रथम शासक या आमेर का पहला शासक, पहला राजा जिन्होंने आमेर के किले की क्या की कि सैन्य किलेबंदी करवाई, बिशन सिंह, विष्णु सिंह, जिनका शासनकाल 1682 से 1699 है। तो दोस्तों, हम आमेर राज्य के इतिहास में जो प्रमुख शासक हुए, मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह, उनके बारे में अपनी इस क्लास में प्रमुख तथ्यों को जानने का प्रयत्न किया। बाकी बचे हुए राजा हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।